हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ क्लियर आ रही है तो काइंडली मुझे बता दें। बाकी भी ज्वाइन कर लें, फिर स्टार्ट करते हैं कुछ मिनट्स में। ऑल राइट, सो दिस इज़ द क्लास ऑफ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स, राइट। ओके, लास्ट क्लास में आई थिंक हम बात कर रहे थे फंक्शंस की। हमने स्टार्ट किया था फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी आई एम श्योर हमने देखी थी। लेट मी शो द स्क्रीन विथ यू। आई होप कि चीज़ें क्लियर होंगी अभी। आई थिंक हम इस स्पेसिफिक स्लाइड पर थे। वी वर टॉकिंग अबाउट इंजेक्शन, सरजेक्शन एंड बाइजेक्शन। इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज़ हम देख रहे थे और इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए सबसे पहले तो मुझे ये बता दें कि एक क्वेश्चन येस और नो का जवाब मुझे दे दें। अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इसका मतलब क्या ये होता है कि ये फंक्शन ए टू बी भी है और बी टू ए भी है? यस या नो? क्या ए टू बी, फंक्शन ए टू बी इक्वल्स टू फंक्शन बी टू ए? Right, exactly. They are not equal, they are different. So a function from A to B is not the same as the function from B to A. इतना तो चले हमें क्लियर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, बल्कि इसी चीज़ को थोड़ा सा और रिकैप कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हमने ये कहा कि एक फंक्शन होता है, अ फंक्शन इज़ ऑलवेज फ्रॉम अ सर्टेन सेट टू अनदर सेट, जिस पर हमने ये कहा कि लेट्स सपोज, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ फंक्शन, जिस फंक्शन से आपका फंक्शन जा रहा है, द सोर्स ऑफ द फंक्शन वुड बी नोन एज डोमेन एंड द डेस्टिनेशन ऑफ योर फंक्शन जहाँ पर जा रहा है, एरो की डायरेक्शन जिस तरफ है, दैट विल बी नोन एज को डोमेन। द होल फंक्शन, द होल सेट विल बी नोन एज को डोमेन। लेकिन सिर्फ वो मेंबर्स इस फंक्शन, इस सॉरी सेट के, जो कि कनेक्टेड हैं किसी ना किसी से, ये बी कनेक्टेड है ए से, इसी तरह इसके और सेट और मेंबर्स भी होंगे जो कि कनेक्टेड होंगे ए के किसी मेंबर से। सो वो सारे सेट्स, वो सारे मेंबर्स को डोमेन के जो कि कनेक्टेड हैं किसी ना किसी मेंबर से डोमेन के, उन सब मेंबर्स को कहा जाता है इमेज। दोज आर इमेजेस, ठीक है। और वो सेट जो कि सबसेट होगा को डोमेन का, वो सेट जिसके अंदर सारी इमेजेस आती हैं, उस सेट को कहा जाता है रेंज। देन देर इज़ अ थिंग कॉल्ड प्री इमेज। प्री इमेज, जिस तरह से हम बी को इमेज कह रहे हैं तो इसकी प्री इमेज ए है, ए को प्री इमेज कह रहे हैं तो इसकी इमेज बी है, ठीक है। बी प्री इमेज नहीं है, बी इमेज है। ए प्री इमेज है, जो सोर्स होता है वो प्री इमेज होती है और जो डेस्टिनेशन होती है वो इमेज होती है। तो प्री इमेज से आप इमेज को कनेक्ट कर रहे होते हैं। फंक्शन की एक प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अ फंक्शन इज़ ऑलवेज फ्रॉम, जिससे फंक्शन होगा, जिस सेट से फंक्शन है, फ्रॉम ए है फॉर एग्जांपल, फंक्शन फ्रॉम ए है या फ्रॉम बी है, फ्रॉम जिससे होगा फंक्शन, उस फंक्शन, उस सेट के तमाम एलिमेंट्स कनेक्टेड होने चाहिए किसी ना किसी एलिमेंट से, ठीक है। उस सेट के तमाम एलिमेंट्स किसी ना किसी से कनेक्ट होने चाहिए। जो आपका सोर्स सेट है, जिस तरह यहाँ पर ए है, जो आपका सोर्स सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि किसी की भी प्री इमेज ना हो। या दूसरे लफ्ज़ों में अगर कहें तो कोई भी ऐसा सेट, ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए आपके सोर्स वाले सेट में, यानी डोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी कोई इमेज ना हो, ठीक है। सो मैं ज़रा वर्ड ओपन कर लूँ, एक दो एग्जांपल्स इसकी देख लेंगे साथ साथ, ठीक है जी। लाइक फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं, ओके लेट मी ड्रा, देन हम बात करते हैं इसके ऊपर। ऑलराइट, सो फॉर एग्जांपल दिस इज़ लाइक अ सेट जिसको हम जो है कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे सेट से। तो दिस इज़ द फंक्शन फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट। फॉर एग्जांपल इस सेट का नाम है ए, इस सेट का नाम है ए और इस सेट का नाम है बी।
तो ये दो सेट है, इट इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। द फंक्शन इज़, अगर ये फंक्शन है तो इसका मतलब है इट इज़ नेसेसरी कि ए की, क्योंकि ए से फंक्शन है, ए से ए के तमाम मेंबर्स से कोई ना कोई चीज़ कनेक्टेड हो, ए के तमाम मेंबर्स की कोई ना कोई प्री इमेज हो। पहली बात तो ये है, इन ऑर्डर फॉर इट टू बी अ फंक्शन, सिर्फ फंक्शन होने के लिए ये लाजमी है कि ए के तमाम एलिमेंट्स कनेक्टेड हो। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ऐसा भी मुमकिन है कि ये ए के तमाम मेंबर्स जो हैं वो सिर्फ एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल सब 15 से कनेक्टेड है, इट इज़ पॉसिबल। अब मुझे जल्दी से बता दें, अगर ये सब 15 से कनेक्टेड हैं बी के अंदर, अब ये फंक्शन तो है, रेंज जो है, जो एक सबसेट होता है कोडोमेन का, रेंज के सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? रेंज के सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं भाई? राइट, जस्ट 15, क्योंकि रेंज में सिर्फ एक ही एलिमेंट है। अब अगर मैं इसको कहता हूँ कि एक चीज़ फॉर एग्जांपल कनेक्टेड है 3 से भी, तो अब रेंज के अंदर जो है वो 3 और 15 दोनों आ रहे हैं। बट फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये चीज़ यानी कि 1 3 से कनेक्टेड नहीं है, बल्कि फॉर एग्जांपल किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, तो अब इसकी रेंज में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? इस फंक्शन की रेंज में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? 15 से कनेक्टेड है, 3 से कनेक्टेड है, बाकी किसी से कोई कनेक्टेड नहीं है। अगर आपको कुछ नज़र आ रहा हो तो थोड़ा मुश्किल हो देखने में। तो कौन कौन से एलिमेंट्स रेंज में आ रहे हैं इस फंक्शन की? यस प्लीज़, कौन कौन से फंक्शन, कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन से मेंबर्स इस फंक्शन की रेंज में हैं? इस फंक्शन की डोमेन क्या है मैं बता, इस फंक्शन की डोमेन है ए, इस फंक्शन की को डोमेन है बी, इस फंक्शन की रेंज में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? 15 एंड 3 नहीं, इट इज़ काइंड ऑफ अ ट्रिक क्वेश्चन। 3 और 15 नहीं आ रहे इसकी रेंज में, क्या आ रहे हैं बताएं? राइट, एग्जैक्टली शाहज़ैब, ये फंक्शन ही नहीं हुआ, क्योंकि फंक्शन तब होता जब 1 भी किसी ना किसी से कनेक्टेड होता। ठीक है, तो लाइक आई सेड इट्स काइंड ऑफ अ ट्रिक क्वेश्चन। तो इट वाज नॉट इवन अ फंक्शन, अब ये एक फंक्शन है, अब इसकी रेंज के अंदर 3 और 15 दोनों आ रहे हैं। इससे पहले आप रेंज को रिफाइन ही नहीं कर सकते। सो फॉर एग्जांपल दिस वाज योर फंक्शन। हमने फिर कहा कि इस फंक्शन की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी, 3 तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक प्रॉपर्टी होती है इंजेक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन हम तब कहेंगे, इंजेक्शन को दूसरा नाम जो है वो 1-to-1 भी होता है, 1-to-1 फंक्शन। इंजेक्टिव हम इस फंक्शन को तब कहेंगे जब आपकी जितनी भी इमेजेस हैं उनकी एक से ज़्यादा प्री इमेज ना हो। जैसे कि 3 को उठाते हैं, 3 की कितनी प्री इमेज हैं? 2 हैं, देखें, 1 और 5। 36 की 1 है, ओके। 35 की कोई भी नहीं है, ओके, कोई इशू नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा एक होनी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। किसी की अगर कोई इमेज नहीं है तो दैट्स ओके। फंक्शन की तो प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि यहाँ सबकी इमेजेस हों, किसी की प्री इमेज ना भी हो तब भी चलेगा। लेकिन 1-to-1 के लिए ये है कंडीशन कि आपके हर एलिमेंट जो कि इमेज में आ रहा है, रेंज में आ रहा है, जो भी इमेजेस हैं आपके पास, उसकी एक से ज़्यादा प्री इमेज ना हो, सिर्फ एक प्री इमेज हो या उससे कम हो, यानी कोई ना हो या तो या एक हो। जैसे कि 21 ओके है, इसकी कोई इमेज नहीं है प्री इमेज। 35 की कोई प्री इमेज नहीं है, ओके। 36 की एक प्री इमेज है, ओके। 13 की एक प्री इमेज है, ओके। लेकिन 15 को अगर हम देखें तो इसकी 2 प्री इमेजेस हैं। इसका मतलब है दिस फंक्शन इज़ नॉट अ 1-to-1 फंक्शन, नॉट एन इंजेक्टिव फंक्शन। ये इंजेक्टिव फंक्शन कब होगा? जब हर एक इमेज की एक ही प्री इमेज हो, एक से ज़्यादा प्री इमेज ना हो। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ इस फंक्शन को, और मैं ये कहता हूँ कि इसके अंदर 76 भी है, ठीक है, मैं इसको कहता हूँ इसके अंदर 76 भी है। थोड़ा सा आई थिंक विजिबल नहीं है, मैं इसको स्क्रॉल कर लूँ। इसके अंदर 76 भी है। अब इंजेक्शन की प्रॉपर्टी वही है, अभी तक कंडीशन वही है। इंजेक्टिव फंक्शन कब होता है? जब उसकी हर इमेज की सिर्फ एक ही प्री इमेज हो या एक से कम हो, एक से ज़्यादा ना हो। तो अब भी ये एक इंजेक्टिव फंक्शन है क्योंकि इसमें हर इमेज की एक ही प्री इमेज है। 76 की 5 है, 21 की 1 है, 35 की 5 है, 36 की 23 है।
एक से ज़्यादा नहीं है, 33 की कोई नहीं है, ओके। एक से ज़्यादा प्री इमेज नहीं है, इस वजह से वी कैन से कि दिस इज़ एन इंजेक्टिव फंक्शन और 1-to-1 फंक्शन। दूसरा एक फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव फंक्शन तब होता है जब कोडोमेन और रेंज बराबर हों, विच मीन्स कि जब कोडोमेन के सारे मेंबर्स किसी ना किसी से कनेक्टेड हों, तो ऐसे फंक्शन को हम सर्जेक्टिव कहते हैं। लेट्स सपोज एक थोड़ी सी आपके लिए एक्सरसाइज भी रख देते हैं इसके अंदर। लेट्स सपोज इट इज़ लाइक दिस। अच्छा, पहली बात तो ये कि अभी ये फंक्शन नहीं है ना फिलहाल। फंक्शन तब होगा जब ए के तमाम मेंबर कनेक्टेड हो, ए के तमाम मेंबर्स की इमेजेस मौजूद हों। लेट्स सपोज इट्स लाइक दिस। सो सर्जेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें कोडोमेन में सारे मेंबर्स किसी ना किसी की इमेज हो। 13 किसी की इमेज है, यस। 15 है, यस। 36 है, यस। बेशक 2 की हो लेकिन हो किसी की इमेज। 3 है, नहीं। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा है जो कि किसी की इमेज नहीं है आपकी कोडोमेन के अंदर, तो हम कहेंगे दिस इज़ अ सर्जेक्टिव फंक्शन। सॉरी, दिस इज़ नॉट अ सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन ये तब होगा जबकि हर एक एलिमेंट की, कोडोमेन की हर एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज मौजूद हो। अब ये एक सर्जेक्टिव फंक्शन है। इंटरनेट इशू की वजह से होगा शायद। आई एम डीलिंग विद सम इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज टुडे, तो मे बी इंटरनेट कनेक्शन में थोड़ा सा इशू आ रहा हो। रिकॉर्डिंग विल बी देयर and still we are only recapping some of the concepts. So in this particular example, this function from a to b is a surjective function because the codomain is the same as your range. इस वजह से हम इस फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन कहेंगे। कब हम इसको सर्जेक्टिव फंक्शन ना कहते हैं? जब कहते हैं जब फॉर एग्जांपल 3 किसी से कनेक्ट नहीं था। तो अगर 3 की कोई इमेज भी नहीं है, then that will be a surjective function. Now my question is to you guys is that कि चले हमने सर्जेक्टिव तो बना दिया। आई होप आवाज़ थोड़ी बहुत इतनी आ जाएगी कि आप क्वेश्चन का जवाब दे सकें। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है शायद किसी को। चले सर्जेक्टिव तो हो गया ये फंक्शन, क्योंकि इस फंक्शन में हर एक एलिमेंट डोमेन का किसी ना किसी की इमेज है। कोई एक ऐसा एलिमेंट नहीं है कोडोमेन का जो कि किसी की इमेज ना हो। रेंज और कोडोमेन इक्वल है, तो सर्जेक्टिव तो हो गया। क्या ये फंक्शन 1-to-1 है, यानी कि इंजेक्टिव है या नहीं? यस या नो में बताएं। चलें, यस या नो में तो जवाब आ रहे हैं। साथ में आई थिंक अगर थोड़ा सा ये भी लिखते हैं कि क्यों नहीं है या क्यों है, तो वो भी हमें थोड़ा क्लियर हो जाएगा। राइट, शाहजेब का जवाब सही है। इट इज़ नॉट अ 1-to-1 इंजेक्टिव फंक्शन बिकॉज 1-to-1 के लिए कंडीशन ये है कि सिर्फ एक प्री इमेज होनी चाहिए हर एक की, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हम 76 को देखें तो उसकी एक से ज़्यादा प्री इमेजेस हैं। 1 भी उसकी प्री इमेज है, 23 भी उसकी प्री इमेज है। इस वजह से हम इसको 1-to-1 यानी इंजेक्टिव फंक्शन नहीं कहेंगे। इट इज़ जस्ट अ सर्जेक्टिव फंक्शन क्योंकि इसकी कोडोमेन और रेंज बराबर है। अच्छा, एक ऐसा फंक्शन जिसकी कोडोमेन जो कि सर्जेक्टिव हो और साथ ही साथ इंजेक्टिव भी हो, लाइक दिस। थोड़े से हम आई थिंक एरोस को सही करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट। ये 15 से कनेक्टेड है, ये 36 से कनेक्टेड है, ये 3 से कनेक्टेड है। अब मुझे ये बताएं, क्या ये फंक्शन सर्जेक्टिव है? इज दिस अ सर्जेक्टिव फंक्शन और नॉट? यस, इट इज़ अ सर्जेक्टिव फंक्शन बिकॉज रेंज और कोडोमेन बराबर हैं। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है आपकी रेंज के अंदर कोडोमेन में जो कि किसी की इमेज ना हो। सो दिस इज़ अ सर्जेक्टिव फंक्शन। सिमिलरली ये मैं पूछ नहीं रहा हूँ, ये भी बात क्लियर ही है सबको कि ये इंजेक्टिव भी है क्योंकि हर एक इमेज की सिर्फ एक ही प्री इमेज है, एक से ज़्यादा नहीं है। तो इस वजह से ये एक इंजेक्टिव फंक्शन भी है। तो अगर एक ऐसा फंक्शन हो जो कि इंजेक्टिव भी हो और सर्जेक्टिव भी हो, तो ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं।
A function which is both injective and surjective, it is known as a bijective function. और यहीं तक हमने बात ख़त्म की थी कि a function can be a bijective function. अच्छा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को भी हमने डिस्कस किया था. अगर आपके ऐसे एलिमेंट्स हैं अगर आपके डोमेन में एलिमेंट की वैल्यू बढ़ जाने से, बड़ा आसान सा कंसेप्ट है, सुन लें, और वहीं पर वो लिखा हुआ भी इंग्लिश में इसी तरह है. अगर आप अपनी फॉर एग्जांपल 6 एक वैल्यू है, 6 की इमेज है 3, 32 की इमेज है 13. अगर आप डोमेन में वैल्यू बढ़ा देने से आपकी इमेज की वैल्यू भी बढ़ जाए, डोमेन की वैल्यू बढ़ जाने से इमेज की वैल्यू भी बढ़ जाए और सबके लिए ऐसा हो, तो ऐसे फंक्शन को हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 6 है ना, 6 की इमेज 3 है, ओके. क्या अगर मैं 6 की वैल्यू बढ़ाता हूँ तो इमेज की वैल्यू भी बढ़ जाती है? 6 की वैल्यू से मैं 32 कर देता हूँ फॉर एग्जांपल. अगर 6 से मैं 32 कर देता हूँ तो क्या ये 3 से बढ़ जाती है इसकी इमेज? यस, 13 हो जाती है. ठीक है, लेकिन सिर्फ इसके लिए नहीं, सबके लिए होनी चाहिए. अगर मैं 32 से बढ़ाता हूँ, 32 से बढ़ा के 45 पे आ जाता हूँ, तो क्या ये 13 से बढ़ जाता है? 45 पे आता हूँ तो यस बढ़ जाता है. ठीक है, 45 से और कुछ नहीं बढ़ा सकता मैं, लेकिन कम वालों को भी देख लेते हैं. अगर 5 की मैं इमेज देखूँ तो 5 की इमेज 15 है. अगर 5 को मैं बढ़ाता हूँ यानी 6 कर देता हूँ तो क्या 15 भी बढ़ जाएगा? 5 को 6 कर देने से नहीं, 15 3 हो जाएगा. इसका मतलब है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है. फिर सवाल उठता है क्या ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब भी यही है कि अगर आप वैल्यू बढ़ा देने से आपकी इमेज कम होना शुरू हो जाए हर किसी के लिए. फॉर एग्जांपल 5 को मैंने 6 कर दिया तो क्या 5 की इमेज से 6 की इमेज छोटी हो गई? यस हो गई, 15 से 3 हो गई. ओके, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता अगर ये चीज़ सबके लिए एप्लीकेबल होती. तो 6 को अगर मैं बढ़ा देता हूँ, फॉर एग्जांपल 6 को मैं 45 कर देता हूँ, 6 को अगर मैं 45 कर देता हूँ तो क्या इमेज बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? 6 की इमेज 3 थी, 45 की इमेज 21 आ रही है, नहीं, ज़्यादा हो गई. तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तब होता जब प्री इमेज की वैल्यू बढ़ा देने से इमेज की वैल्यू भी बढ़ जाती. स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तब होता जब हर एक प्री इमेज की वैल्यू बढ़ा देने से इमेज की वैल्यू कम हो जाती. लेकिन ऐसा फंक्शन जिसमें इमेज की वैल्यू प्री इमेज की वैल्यू बढ़ाने या कम होने से लाजमी नहीं है कि बढ़े या कम हो, ऐसे फंक्शन को हम मोनोटोनिक फंक्शन कहते हैं. हाँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इमेज और प्री इमेज छोटी हैं आपस में या बड़ी हैं. फॉर एग्जांपल 6 की इमेज 3 है तो बेशक 6 की इमेज 3 हो या 300 हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. फ़र्क इससे पड़ता है कि अगर आप 6 को बढ़ाते हैं तो फिर इमेज भी बढ़नी चाहिए. 6 को बढ़ा के अगर 32 किया है तो ये भी फिर 3 से 13 या 3 से बड़ी वैल्यू आनी चाहिए. इस चीज़ पर हमारा फोकस है. ये नहीं है फोकस हमारा कि 6 की इमेज अगर 3 है तो 32 की इमेज भी कोई बड़ी वैल्यू ही होनी चाहिए. नहीं, तो हो सकता है 32 की इमेज 1 हो, 6 की इमेज 300 हो. तो इमेज और प्री इमेज का रिलेशन नहीं है. रिलेशन ये है कि प्री इमेज की वैल्यू बढ़ाने से अगर इमेज की वैल्यू भी बढ़ जाती है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है फॉर ऑल द मेंबर्स. अगर प्री इमेज की वैल्यू बढ़ा देने से इमेज की वैल्यू कम हो जाती है फॉर ऑल द मेंबर्स तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा. लेकिन ना ही हमेशा सबके लिए बढ़ रही हो वैल्यू, ना ही कम हो रही हो, तो ऐसे फंक्शन को हम मोनोटोनिक फंक्शन कहते हैं. मोनोटोनिक फंक्शन, यही बात यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखी हुई है. ये तीनों चीज़ें हमने कर ली थी. इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं. एग्जांपल हम अपनी तरफ से कर चुके हैं, उन पर नहीं हम टाइम ज़ाया करते. सो फॉर एग्जांपल लेट्स टेक दिस एग्जांपल. लेट्स सपोज देयर इज़ अ फंक्शन फ्रॉम z to z, and what is z? Z is an integer, the set of an integer, the set of all integers. z से शो करते हैं, राइट. आपको ये अंदाज़ा होगा n का मतलब है नेचुरल नंबर्स, और e का मतलब है इवन नंबर्स, o का मतलब है ऑड नंबर्स, r का मतलब है रियल नंबर्स. इसी तरह जो z है इसका मतलब है इंटीजर्स. सो ये जो इंटीजर्स हैं in integers the function is from integers to integers, which means this function is like this from a to b, but in this function there are all integers और यहाँ पर भी सारे इंटीजर्स हैं. ऑब्वियसली हम सब इंटीजर्स तो नहीं लिख सकते, लेकिन हम चलें कुछ इंटीजर्स लिख लेते हैं. फॉर एग्जांपल -3 होगा, -2 होगा, 0 होगा. इंटीजर्स लिख देते हैं कुछ. 1 होगा, 3 होगा, 4 होगा
और से माइनस या सिर्फ 2 कर देते हैं, 2 होगा। कुछ इंटीजर्स लिखे हैं हमने, ऑब्वियसली ये चूँकि z है तो इसके अंदर सब होंगे, लेकिन हम अपने समझने के लिए कुछ लिख रहे हैं यहाँ पे। इसी तरह हम यहाँ पर भी कुछ एलिमेंट्स लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 6, या ये वाली चीज़ें मैं फ़िलहाल नहीं लिख रहा हूँ। कुछ एलिमेंट्स हैं यहाँ पे जिससे आपने कनेक्ट करना है। इस फंक्शन को अब हम ग्राफिकली बनाते हैं अब आपके सामने। तो ज़रा गौर से देखिएगा, इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस भी आपके सामने आएंगे असाइनमेंट्स और एग्ज़ाम्स वगैरह में, और एग्जाम्पल्स में भी बहुत सारे इस तरह के दिए गए हैं। आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट द फंक्शन इज़ फ्रॉम z टू z, विच मीन्स द डोमेन इज़ z एंड द को डोमेन इज़ ऑल्सो z, सेम फंक्शंस। What the function is? The function is that f of x equal to 2x minus 3। इस कंसेप्ट को ज़रा अच्छी तरह समझिएगा। इसका मतलब ये है कि फंक्शन ये कह रहा है कि x प्री इमेज है तो उसकी इमेज क्या होगी 2x माइनस 3। f ऑफ प्री इमेज इज इक्वल टू इमेज, हमेशा फंक्शन इस तरह से लिखा जाता है, f ऑफ प्री इमेज इज द इमेज। सो एफ ऑफ एक्स अगर मैं लेता हूँ तो उसकी प्री इमेज क्या हो जाएगी 2x माइनस 3। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ फंक्शन ऑफ 1 डिफाइन करता हूँ मैं, तो फंक्शन ऑफ 1 का मतलब ये है कि यू आर ट्राइंग टू फाइंड द इमेज ऑफ 1। 1 प्री इमेज हो गई, इसकी इमेज क्या होगी 2 इंटू 1 माइनस 3 विच विल बी -1। तो इसका मतलब है 1 की इमेज हो जाएगी -1। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ 2 की इमेज बताएं क्या होगी अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन, तो अगर मैं 2 की इमेज निकालता हूँ, 2 इज़ योर प्री इमेज, तो 2 की इमेज क्या हो जाएगी 1, बिकॉज 2 इंटू 2 माइनस 3 विल बी 1। सो फॉर एवरी एक्स इन योर डोमेन, रिमेंबर आई सेड फॉर एवरी एक्स बिकॉज द फंक्शन सेज के फॉर एवरी एलिमेंट होना चाहिए। फॉर एवरी एक्स इन जेड द इमेज वुड बी 2x माइनस 3। सो लेट सपोज इसी में आते हैं, फॉर एग्जाम्पल आवर एक्स इज -3। सो अकॉर्डिंग टू आवर फंक्शन व्हाट शुड इट्स इमेज बी, -3 की इमेज क्या होगी इसके मुताबिक 2x माइनस 3, बट x की वैल्यू हमें पता है ना -3। -3 की इमेज क्या होगी अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन। x की वैल्यू अगर मैं कहता x की इमेज बताएं तो 2x माइनस 3 है, n की बताएं तो 2n माइनस 3 है, y की बताएं तो 2y माइनस 3 है, 1 की बताएं तो 2 इंटू 1 माइनस 3। तो वजाहत अली जिस तरह से कह रहे हैं कि इमेज जो है वो -3 की इमेज जो है वो 2 इंटू -3 हो जाएगी, विच इवेंचुअली यील्ड्स टू -9 आई थिंक। तो यानी कि -3 की इमेज हो जाएगी -9। मैं यहाँ पे -9 लिख देता हूँ बस खुद ही, क्योंकि इसमें सब इंटीजर्स हैं, मैं सबको शो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन हम जितने हमारे पास लिखे हुए हम इन सब की इमेज तलाश करते हैं -9। ओके, इसी तरह लेट सपोज -2 की इमेज क्या हो जाएगी, -2 की इमेज क्या होगी अकॉर्डिंग टू आवर फंक्शन। राइट, -7 होगी। इसी तरह 0 की इमेज क्या हो जाएगी 2 इंटू 0 माइनस 3, विच मीन्स 0 -3 आ जाएगा सिर्फ, इट विल बी ओनली -3। 0 की इमेज जो है वो -3 हो जाएगी। ठीक है, सो इस तरह सबकी इमेजेस आपके सामने आ जाएंगी। फॉर एवरी मेंबर ऑफ दिस जेड विल हैव सम व्हाट डू यू कॉल इट इमेज। अब सवालों पे ज़रा गौर करें। पहली बात तो ये डोमेन क्या है, वी नो डोमेन जेड है। को डोमेन क्या है, को डोमेन भी जेड है। रेंज क्या है, सवाल ये उठता है। 10 मिनट में हमारी मीटिंग एंड होगी, उसके बाद रीज्वाइन करेंगे हम। को डोमेन क्या है, सॉरी रेंज क्या है, सवाल ये है। रेंज का मतलब क्या होता है, ऐसे एलिमेंट्स जो कि इमेज हो सब चीज़ों की किसी ना किसी की। रेंज में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, अभी तक हमें पता है कि रेंज में -7 है, -9 है, -3 है, लेकिन यहाँ पर तो -3 -2 जीरोस लेकर आया है। इसमें मैंने -4 का नहीं निकाला, -6 का नहीं निकाला। इसी तरह इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो मैं सबका निकालूंगा तो 15 भी आ जाएगा, 36 भी आ जाएगा, 21 भी आ जाएगा, 35 भी आ जाएगा, 76 भी आ जाएगा, सभी आ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि रेंज में क्या आएगा,
सिर्फ जवाब जानना चाह रहा हूँ, तकरीबन तो मैंने सॉल्व कर दिया है आपके सामने। रेंज में क्या आएगा? विच इज़ वॉट, वजाहत अली कह रहे हैं राइट हैंड साइड ऑफ द इमेज वुड बी अवर रेंज। विच इज़ वॉट? ये तो हमने कुछ के लिए निकाला है ना। देखिए आप पूरे फंक्शन को देखें, आप फंक्शन की हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं -3, -2 और 0 से। आप मुझे ये बताएं कि अगर लेट सपोज ये z का फंक्शन है सारा का सारा, सवाल अब सिंपल कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, तो क्या इस z के सारे मेंबर्स जो हैं वो किसी ना किसी की इमेज होंगे, या हो सकता है कोई ना हो? जिस तरह -3 की इमेज -7 बन गई, 0 की -3 बन गई, इस तरह 15 भी किसी की बन जाएगी, 36 भी किसी की बन जाएगी, यानी कि सब बन जाएंगे या नहीं? अच्छा चलें ठीक है, इफ़ यू पुट द वैल्यू ऑफ डोमेन, चलें इसको वन बाय वन आपके साथ में सॉल्व करता हूँ। सी -7 रेंज में है या नहीं, बताएं, यस या नो में जवाब देते जाएं सब। -7 रेंज में है, ओके। -3 रेंज में है, ओके। 35 रेंज में है, जवाब दें, जो आपके जहन में आ रहा है वो जवाब दें। 35 रेंज में है, फंक्शन की रेंज की बात कर रहा हूँ, हमने 3 एग्जांपल दिए, सिर्फ 3 नंबर्स नहीं है ये पूरे इंटीजर में, इंटीजर से इंटीजर तक का है ये फंक्शन पूरा का पूरा। हमने लिखी ही है, हो सकता है हम 5 लिखते तो 15 हो जाता और 7 ना होता, नहीं तब भी होता। -3 है ना। अब दोबारा मेरा क्वेश्चन है 35 रेंज में है या नहीं है? गुड, ये एक सेंसिबल जवाब आया। शाहजेब ने कहा है कि हो सकता है हो, ठीक है, थिंकिंग स्टार्ट करें ना थोड़ी सी, हो सकता है हो। हसन सलीम भी यही कह रहे हैं, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है हमें कि हो सकता है या नहीं। तो हम तलाश करने की कोशिश करते हैं कि क्या 35 इमेज हो सकता है किसी की या नहीं। तलाश कैसे कर सकते हैं हम? आपके सामने फंक्शन है, आपको क्या लगता है कैसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 35 किसी की इमेज है या नहीं? या आप बता दें 35 किसकी इमेज है। अगर आप कहते हैं कि है, ठीक है, बताएं क्या होगी 35 किसकी इमेज होगा, प्री इमेज क्या होगी 35 की अंदाज़न? कान को दूसरी तरफ से पकड़ना है अब हमें। 35 अगर हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल हम सपोज यही करते हैं कि इमेज है, किसकी इमेज होगी? कोई नंबर आपके जहन में आ रहा है जिसकी इमेज 35 बने? ओके, अजहरुद्दीन कह रहे हैं 5 की इमेज 35 बनेगी। चेक करते हैं इनका नंबर सही है या नहीं। तो लेट सपोज मैं कहता हूँ 5 है अगर, तो 5 की इमेज क्या बनेगी? 2 × 5 - 3 विच इज़ 10 - 3 7। 5 की इमेज तो 7 बनेगी, 35 नहीं बनेगी। लेकिन ये काम करने से हमें एक और चीज़ अंदाज़ा हो गया और हमें ये पता लग गया कि 7 भी एक इमेज बनेगी, ठीक है। अगेन शाहजेब जैन कहते हैं कि 16 की इमेज है 35, हन्नान कह रहे हैं 19 की है। सो दिस इज़ वेयर इट ऑल गेट्स नॉट ट्रिकी बट इंटरेस्टिंग। सो नाउ यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि कौन सी ऐसी प्री इमेज है जिसकी इमेज 35 बन सकती है। तो 2 × समथिंग -3 होना चाहिए जो कि 35 बनाए, वो समथिंग 16 होगा। आई थिंक 16 इज़ द करेक्ट आंसर। 2 × 16 विल बी आई थिंक 38, एंड 38 या 38 हो गया, 32 हो जाएगा, यस। 32 - 3 विल बी 29, नहीं बन रही 35। हन्नान का जवाब आई थिंक सही है 19। ही इज सेइंग कि 19 की इमेज है 35। 2 × 19 - 3 कितना हो जाएगा? 2 × 19 विल बी 38 एंड देन -3 विल बी 35। यस, 19 की इमेज है 35, विच मीन्स अभी हमें सिर्फ इतना पता लगा है कि 19 की इमेज 35 है, विच टेल्स अस कि 35 भी किसी ना किसी की इमेज है। 35 भी किसी ना किसी की इमेज है लाजमी, जो हमने कैलकुलेट करके देखा। तो अभी तक हम किसी सोल्यूशन पर नहीं पहुंचे। अभी तक हम सोच रहे हैं कि क्या रेंज में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। -7 आएगा, -9 आएगा, -3 आएगा। फिर हमने देखा चले 35 आएगा या नहीं, तो हमने देखा 35 भी आ रहा है रेंज के अंदर। तो अब हमें ये प्रूव करना है। अब देखें, प्रूफ के ऊपर हम आते हैं।
अब हमें ये प्रूव करना है, अगर हम ये कहते हैं, अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि पूरा इंटीजर पूरी कोडोमेन रेंज में आ रही है, तो हमें ये प्रूव करना है कि पूरी आ रही है रेंज में। हमें ये तो पता है कि डोमेन पूरी की पूरी आ रही है, क्योंकि डोमेन फंक्शन है तो इसका मतलब है डोमेन तो पूरी होनी चाहिए, लेकिन कोडोमेन पूरी हो रही है या नहीं ये हमें चेक करना है। तो कोडोमेन पूरी होने के लिए हमने चले 35 को चेक कर लिया, इसी तरह मैं 34 को भी चेक करूंगा, हो सकता है कोई नंबर मिल जाए, मैं कहूँ अच्छा 34 इसकी इमेज है। फिर मैं 19 को भी चेक करूंगा, मैं कहूँगा अच्छा 19 इसकी इमेज है। फिर मैं 36 को चेक करूंगा, मैं कहूँगा अच्छा 36 इसकी इमेज है। फिर मैं 76 को चेक करूंगा, अच्छा 76 इसकी इमेज है। इस तरह तो मैं इन्फाइनाइटली करता जाऊँगा। ये तो कोई तरीका ना हुआ प्रूफ करने का, ये एक फैलेसी क्रिएट हो जाएगी। फैलेसी का वर्ड हमने पढ़ा था प्रूफ में। फैलेसी क्यों क्रिएट हो जाएगी? बिकॉज वी आर डूइंग प्रूफ बाय एग्जॉस्शन। हमारे पास नंबर्स ख़त्म नहीं होंगे और हम काम करते जाएंगे, ये कभी प्रूफ नहीं हो पाएगी चीज़। इसको प्रूफ करने का सही तरीका क्या है कि हम ये प्रूफ करना चाह रहे हैं या डिसप्रूव करना चाह रहे हैं, वी स्टिल डोंट नो, वी आर जस्ट अज्यूमिंग। हम ये प्रूफ या डिसप्रूव करना चाह रहे हैं कि आपकी रेंज के अंदर पूरा इंटीजर सेट आ रहा है। कैसे प्रूफ कर सकते हैं हम या डिसप्रूव कर सकते हैं? हो सकता है ना आ रहा हो पूरा, कुछ रहते हो। कैसे प्रूफ या डिसप्रूव कर सकते हैं? एनी आइडिया? नो आइडिया। प्रूफ हमने ये करना है क्या? प्रूफ हमने ये करना है ना कि हमारा सवाल ये है, अभी तक हम उसी सवाल पे फंसे हुए हैं कि इस फंक्शन की रेंज क्या है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ये आ गया आपके पास सवाल। डोमेन को डोमेन तो z और z है, रेंज क्या है? रेंज में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, सवाल ये है। तो रेंज में हमें पता है -7 आ गया, -9 आ गया, इस तरह हर एक के लिए हम करते रहेंगे तो फिर तो गई पूरी ज़िंदगी, नंबर्स तो ख़त्म नहीं होने वाले। हर एक को हम चेक करते रहेंगे, इसकी क्या प्री इमेज है, इसकी क्या प्री इमेज है, सबकी प्री इमेजेस जिसकी प्री इमेज आती रहेंगी हम उसको रेंज में डालते रहेंगे। इस तरह हमें नहीं पता, हो सकता है करोड़ों नंबर्स हो जिनकी आ रही हो सकता है सारे नंबर्स हो इंटीजर्स के जिनकी आ रही हो। तो क्या हम हर नंबर को लेकर प्रूफ करते रहें कि ये भी रेंज में है, ये भी रेंज में है, ये भी रेंज में है, ये भी रेंज में है? कैसे निकालें हम रेंज? जी जनाब, क्या लगता है कैसे निकाल सकते हैं हम रेंज? कैसे हम ये कहें कि रेंज में ये एलिमेंट्स हैं? फॉर एग्जांपल अगर हम ये बार बार निकालते रहेंगे तो एक पहली बात तो ये है कि हम एग्जॉस्ट हो जाएंगे, हमें जवाब नहीं मिल पाएगा। लेकिन हो सकता है कि हम ये करें कि हम सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स को फॉर एग्जांपल देखते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स, हम सारे नेगेटिव इंटीजर्स को देख लेते हैं, लेकिन सारे नेगेटिव इंटीजर्स भी इनफाइनाइट हैं। कैसे हम निकाल सकते हैं इसकी रेंज, बताएं। राइट, गुड, दैट्स अ स्टार्ट शाज़ेब। कोई फार्मूला बना के, कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई करके, कुछ चीज़ें समझ के, कुछ पैटर्न्स को देखते हुए हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन कौन से रेंजेस में आ रही हैं और कौन कौन सी चीज़ें रेंज में नहीं आ रही। फॉर एग्जांपल अगर मैं 35 को चेक ना करता ना, 35 को अगर मैं चेक ना करता और मेरे पास सिर्फ 793 होते -3, तो मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि इमेजेस जितनी भी हैं वो सारी की सारी नेगेटिव है। तो मैं ये सोच सकता हो सकता है सारी नेगेटिव हों। तो पहले मैं ये अज्यूम करूँगा कि रेंज में सारी की सारी नेगेटिव इंटीजर्स आ रहे हैं। फिर मैं कोई पॉजिटिव इंटीजर उठाऊँगा और चेक करूँगा कि वो रेंज में आ रहा है या नहीं। और अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर उठाता हूँ और वो भी रेंज में आ रहा है तो फिर मैं कहूँगा नहीं, मेरे अजम्पशन गलत है, सिर्फ नेगेटिव नहीं पॉजिटिव भी आ रहे होंगे। फिर मैं अगली और एक और अजम्पशन करूँगा जो कि अभी मेरे पास वजाहत की तरफ से आ गई है कि हम ये भी देख सकते हैं कि सारे के सारे, अच्छा ये 35 के साथ भी प्रूव हो रही है ये कि सारी की सारी इमेजेस ऑड हैं, कोई इमेज इवन नहीं बन रही। तो चलें चेक कर लेते हैं। अगर हम ये अजम्पशन लेते हैं कि आपकी सारी की सारी इमेजेस ऑड हैं, रेंज में सिर्फ ऑड इंटीजर्स आ रहे हैं, सिर्फ ऑड इंटीजर्स आ रहे हैं, तो फिर इसको प्रूव करने के लिए हम इसको प्रूफ बाय कंट्रोडिक्शन करेंगे। और प्रूफ बाय कंट्रोडिक्शन ये कहता है कि कोई ऐसी एग्जांपल दें जो कि आपकी चीज़ को प्रूव ना कर रही हो, ताकि अगर वो फॉल्स है तो फिर आप कहें कि जो आपने बात कही थी वो ट्रू है। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ ऑड नंबर्स आ रहे हैं इमेजेस में, इसका मतलब है कोई इवन नहीं आ रहा, तो मैं इवन को उठाता हूँ, मैं 36 को उठाता हूँ। क्या 36 रेंज में आ रहा है या नहीं, कैसे पता कर सकते हैं? अगेन वही एक्सरसाइज जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने की। क्या 36 इमेज में आ रहा है, रेंज में आ रहा है या नहीं? अगर आ रहा है तो किस नंबर से आ रहा है बताएं। 36 इस फंक्शन के मुताबिक 36 कैसे बनेगा इमेज? आई थिंक मैं इनको एक ही अगर इसमें शो करवाना चाहूँ तो आई
हेल्पफुल रहेगा आई थिंक. This is your function. Yes, say this is your function. So what number there should be कि इस फंक्शन में अगर मैं रखूँ तो 36 आ जाए. सो लेट्स थिंक अबाउट इट. 36 आ जाए तो इसका मतलब है कि देयर शुड बी सम नंबर जिसमें से अगर मैं 3 निकालूँ तो 36 आ जाए. तो कौन सा नंबर है जिसमें से मैं 3 निकालूँ तो 36 आ जाता है? 39. 39 माइनस 3 विल बी 36. यानी कि 2x में x मुझे ऐसा चाहिए जो कि 39 जनरेट करे. क्या कोई ऐसा x है इंटीजर में जो कि 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद 39 जनरेट करे? सो देयर इज़ नो इंटीजर लाइक दैट. देयर इज़ नो इंटीजर जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 से तो 39 आए. और 39 क्यों मैं लाना चाह रहा हूँ? क्योंकि 39 यहाँ आएगा तो फिर ये -3 होने के बाद 36 आ जाएगा और हमें पता लग जाएगा कि किस x के थ्रू 36 जनरेट हो रहा है. सो यहाँ पर हमने प्रूफ बाय कंट्रोडिक्शन कर लिया. जिस तरह वजाहत कह रहे थे कि ऑड नज़र आ रहे हैं सिर्फ, तो इनका कहने का मतलब ये था इवन की कोई प्री इमेज नहीं होगी. तो हमने देखा 36 के केस में कि यस ऐसा ही है, 36 की कोई प्री इमेज नहीं है. इसी तरह 76 की भी कोई प्री इमेज नहीं होगी. सिर्फ ऑड नंबर्स आपकी इमेजेस में आएंगे, इसके अलावा नहीं आएंगे. और इसको यहाँ पर एक्सरसाइज में किस तरह से प्रूफ किया जाएगा उसको देखें ज़रा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप जो सोच रहे थे ये सोचने वाली चीज़ें हैं. ये चीज़ें लिख कर आप नहीं बता सकते. तो ये सही समझाने के लिए ये एक तरीका है. व्हाट विल बी द रेंज ऑफ एफ. आखिरी चीज़ अगर देखें, सो एनी एलिमेंट ऑफ योर इंटीजर से बी विल बी अ मेंबर ऑफ रेंज ऑफ एफ अगर क्या हो वो उसके लिए कोई ना कोई नंबर ए फॉर एग्जाम्पल एग्जिस्ट कर रहा हो. ठीक है, कोई ना कोई ए एग्जिस्ट कर रहा हो उसके लिए. ये चीज़ मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ 1 मिनट के लिए. आई थिंक आई विल हैव टू स्विच टू माई डिफरेंट नेटवर्क. आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी का इशू आ रहा है तो मैं दूसरे नेटवर्क पर स्विच होऊंगा. आवाज़ भी आई थिंक आप लोगों के पास कम आ रही है इसी वजह से. तो जस्ट गिव मी 5 to 7 मिनट्स. आई थिंक 10 मिनट मुझे दें तो हम दोबारा ज्वाइन करते हैं फिर क्लास में. आई डोंट नो आवाज़ शायद अब भी सही है या नहीं है. आई ट्राई टू रिकनेक्ट विद अ डिफरेंट नेटवर्क. सो आई थिंक लेट्स कंटिन्यू रिकॉर्डिंग पर ही फिर हम इंसार करते हैं. होपफुली थोड़ी बहुत तो क्लियर होगी आवाज़. मेरे पास कुछ जवाब आ रहे थे. सो ओके, so what I'm saying is that the range of f would be every element in integers, but सारे एलिमेंट हो सकते हैं इंटीजर के, लेकिन उन पे एक शर्त है. वो क्या कि भाई आप ये कह रहे हैं कि इट इज़ 2x - 3 कि इमेज क्या होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर कह रहे हैं कि इट इज़ फ्रॉम z to z तो स्टार्टिंग में x में तो सारे z आ जाएंगे. ठीक है, x में तो सारे z आएंगे, सब इंटीजर्स के लिए है वो. लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इमेज जो है वो हर x के लिए क्या होगी 2x - 3. साथ साथ रहिएगा, समझने में एक चीज़ प्रूफ हो रही है अभी. 2x - 3 आप अगर ये कह रहे हैं कि द इमेज वुड बी 2x - 3, इसका मतलब मैं 2x - 3 को लिख सकता हूँ 2x - 3 - 1 + 1. सिंपल अलजबरा, मैंने 1 को माइनस भी कर दिया प्लस भी कर दिया. इसका मतलब है कि दिस होल सेलेक्टेड थिंग इज़ इक्वल टू दिस थिंग. अब मैं इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि इट बिकम्स 2x - 4 + 1. -3 - 1 हो गया, अब -4. इट बिकम्स 2x - 4 + 1. वैसा का वैसा ही है. अब भी चीज़ें बराबर हैं. 2x - 4 में से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ. इट बिकम्स x - 2 एंड देन +1. अब बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम कि अगर आप ये कह रहे हैं कि दिस x इज़ एन इंटीजर, जो कि हमने कहा x क्या है, इंटीजर है. तो अगर ये x इंटीजर है तो x - 2 इंटीजर होगा या नहीं होगा, ये बताएं जल्दी से. x - 2 इंटीजर होगा या नहीं होगा? अगर x इंटीजर है तो x - 2 इंटीजर होगा या नहीं?
एक्स इंटीजर है, एक्स हमने ये नहीं कह रहे कि ऑड है या इवन है या वॉट एवर, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वॉट एवर द नंबर माइट बी। अगर एक्स इंटीजर है तो एक्स -2 इंटीजर होगा या नहीं? अगर की क्या बात है, हम कह ही रहे हैं कि एक्स इंटीजर है, तो एक्स -2 इंटीजर है या नहीं है, ये बताएं। ठीक है, दिस इज़ जस्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ, दिस इज़ नोन एज, नोट कर लें ये अपने पास, इसके आगे हम लिख देते हैं बल्कि, बिकॉज ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन ये कहती है कि अगर आप दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे, एडिशन के, अगर आप दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो जवाब भी इंटीजर ही आएगा। ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इवन अगर हम कहते हैं विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, तो इसका मतलब है कि हम ये कह रहे हैं कि अगर आप दो इवन को ऐड करेंगे तो इवन ही आएगा जवाब। तो क्लोजर प्रॉपर्टी विद ऑफ इंटीजर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन ये कह रही है, ये कहती है, इट इज़ अ प्रूवन प्रॉपर्टी दैट एडिशन, दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो जवाब इंटीजर ही आएगा। तो अगर मैं दो इंटीजर्स को ऐड कर रहा हूँ, ऐड कैसे कर रहा हूँ मैं, अब ऐड भी सुन लें कैसे कर रहा हूँ मैं, आप कहेंगे कि माइनस कर रहे हैं। ऐड ऐसे कर रहे हैं कि एक्स हम कह रहे हैं कि इंटीजर है, और इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ एक और इंटीजर विच इज़ -2। ठीक है, एक्स के अंदर -2 ऐड कर रहा हूँ मैं, दिस इज़ दैट। तो अभी तक ये चीज़ इसके इक्वल है, और अकॉर्डिंग टू दिस वी आर सीइंग कि सम इंटीजर इज़ बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 2। नाउ दिस होल थिंग, अगर मैं इस पूरी चीज़ को कह देता हूँ a, इस पूरी चीज़ को मैं कह देता हूँ या n कह देता हूँ, लेट सपोज n इक्वल्स टू x प्लस -2, ये जो आपने लिखी है ना, दो एडिशन हो रही हैं और आप कह रहे हैं इंटीजर है। अगर ये ऐसे है तो इसका मतलब है कि इट इज़ एक्चुअली 2n + 1, 2 × n + 1। नाउ दैट 2n + 1 इज इक्वल टू 2x - 3, अगर n की वैल्यू हम ये रह देते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑलवेज, दिस इज इक्वल टू दिस, 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 एंड सिमिलरली दिस इज इक्वल टू दिस। सो ये 2n + 1 क्या है? ये 2n + 1 खुद ही बता रहा है कि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑड नंबर्स। आपको याद होगा हम जब प्रूफ्स पढ़ रहे थे, या उससे पहले भी हमने शायद फिजिकल क्लासेस के अंदर भी ये प्रूव किया था कि इफ़ समथिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2n + 1, इफ़ समथिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2n + 1 with n being an integer, then that number is an odd number। किसी भी इवन नंबर को आप इस तरह शो नहीं कर सकते। आपको मैं कहता हूँ कि ऑड नंबर 3 को उठाएं, 3 को क्या मैं इस तरह शो कर सकता हूँ? यस, 3 को मैं इस तरह कैसे शो कर सकता हूँ? 3 विल बी 2 × 1 + 1, 1 इज एन इंटीजर। कोई भी इंटीजर आप यहाँ रखें, कोई भी इंटीजर आप यहाँ रखें, हमेशा ऑड नंबर ही आएगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑड नंबर, 2n + 1। कोई भी इंटीजर रखें, से मैं 4 रख देता हूँ, 2 × 4 + 1 क्या हो जाएगा? दिस इज़ 3, दिस इज़ 9। इसी तरह एक और नंबर लेते हैं, 2 × से 54, 2 × 54 + 1, क्या जवाब आएगा? 109, ऑड नंबर। This is the definition of odd number. If you multiply something by 2 and add 1 in it, that is always going to yield an odd number. और हमने जब इसको प्रूव किया, इसको सॉल्व किया, तो this thing is actually equal to 2n + 1, which means कि this thing is always going to generate an odd number. कोई भी इंटीजर आप x की जगह पुट करें, रेंज हमेशा ऑड रहेगी। ये हमने इससे प्रूव किया, ये वही प्रूव है। यहाँ पे 2a - 3 को लेके चला और 2a - 2 आ गया। 2 × समथिंग + 1 इज एन ऑड नंबर। अब सवाल ये उठता है, दोबारा हम इसी चीज़ पर आते हैं जिस पर हम काम कर रहे थे। पहला सवाल वो ये कि क्या ये इंजेक्टिव है? दूसरा सवाल ये कि क्या ये सर्जेक्टिव है? क्या ये फंक्शन इंजेक्टिव है? अभी तो खैर हमने ये पूरी चीज़ें नहीं लिखी हैं, ये तो पूरी z को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और ये z के इवन नंबर, ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, बट स्टिल आपके जहन में थोड़ी बहुत इमेज है कि ये सेट किस तरह से होगा। क्या ये 1-to-1 इंजेक्टिव सेट है या नहीं, फंक्शन है या नहीं है? ये फंक्शन क्या ये 1-to-1 इंजेक्टिव है?
वन टू वन इंजेक्टिव की मैं डेफिनेशन आपको दोबारा रिमाइंड करवा देता हूँ। एक ऐसा फंक्शन जिसमें हर एक इमेज की सिर्फ एक ही इमेज प्री इमेज हो, एक से ज़्यादा इमेज ना हो। हर एक इमेज की एक ही प्री इमेज हो, एक से ज़्यादा प्री इमेज ना हो। एक नंबर एक कोडोमेन में या रेंज में एक से ही कनेक्टेड हो, एक से ज़्यादा से कनेक्टेड ना हो। तो क्या ये वन टू वन इंजेक्टिव है या नहीं? इट सीम्स लाइक इट एंड इट इज़ अ वन टू वन इंजेक्टिव फंक्शन बिकॉज एक इमेज की एक ही प्री इमेज है, एक से ज़्यादा प्री इमेज नहीं है। क्या 35 की एक ही प्री इमेज होगी या एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं? तो एक ही होगी। एक ही कोई ऐसा नंबर होगा जिसको अगर मैं 2x - 3 में पुट करूं तो 35 आए। एक से ज़्यादा नंबर नहीं हो सकते। आप ये सोच रहे होंगे कि क्या नेगेटिव में करने से ऐसा आ जाएगा? अगर मैं 2 पुट करता हूं तो जवाब आता है 1। अगर मैं -2 पुट करता हूं तो जवाब आता है -7। इसका मतलब है कि अगर आप एक नंबर को उठाकर पढ़ते हैं तो इस एक नंबर की एक ही प्री इमेज होगी, एक से ज़्यादा नहीं होगी। ये 21 इन सब में से किसी एक से ही जनरेट होगा, एक से ज़्यादा नंबर से 21 जनरेट नहीं हो सकता। तो इट इज़ अ वन टू वन इंजेक्टिव फंक्शन। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या ये वन टू वन सर्जेक्टिव है या नहीं? इसका जवाब काफ़ी सिंपल है, आपको जल्दी से दे देना चाहिए। क्या ये वन टू वन सर्जेक्टिव है या नहीं? सर्जेक्टिव की डेफिनेशन ये होती है कि हर एक एलिमेंट कोडोमेन और रेंज बराबर हो, कोडोमेन का हर एलिमेंट किसी ना किसी चीज़ की इमेज हो। तो क्या ये वन टू वन सर्जेक्टिव है? कम ऑन, इसका जवाब तो जल्दी आ जाना चाहिए था। क्या हो गया? क्या ये वन टू वन सर्जेक्टिव है? विच मीन्स कि क्या इसकी कोडोमेन में हर एक एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज है? कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज। क्या ऐसा है? क्या इसकी रेंज पूरी कोडोमेन है या कोडोमेन के सिर्फ कुछ एलिमेंट्स हैं? अगर पूरी कोडोमेन है इसकी रेंज तो हम कहेंगे कि दिस फंक्शन इज अ सर्जेक्टिव फंक्शन। ओके, यू गाइज आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, आई डोंट नो व्हाई। शायद मेरी आवाज़ का मसला है या पता नहीं क्या है, बट ओके। सो दिस इज़ नॉट अ सर्जेक्टिव फंक्शन क्योंकि इसकी रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर नहीं है। इसकी रेंज के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो कोडोमेन में है, लेकिन कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स रेंज में नहीं है। जैसे कि हमने देखा कि इवन नंबर्स जो हैं वो कोडोमेन में आ रहे हैं लेकिन वो रेंज में नहीं है, इसलिए दिस इज़ नॉट अ सर्जेक्टिव फंक्शन। एंड सिमिलरली दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ बाइजेक्शन एज वेल, क्योंकि बाइजेक्शन तभी होता जब इंजेक्शन भी होता और सर्जेक्शन भी होता। तो यहाँ तक हमने बात कंप्लीट कर ली थी अपनी कल। ये अब इसके अलावा और बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं इसके अंदर, आप जाकर खुद देख लेना किस किस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है और अपनी तरफ से भी कोई एग्जांपल उठाकर और उस एक्सरसाइज को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अब हम आते हैं इन्वर्स फंक्शंस के ऊपर। एक कंसेप्ट इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन एक दफ़ा अगर ग्रैस्प कर लें आप उस कंसेप्ट को तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू। इन्वर्स फंक्शन का मतलब ये होता है, आम लफ्ज़ों में पहले मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद इस डेफिनेशन को हम देखेंगे। इन्वर्स फंक्शन का मतलब ये है कि अ फंक्शन विच इज़ फ्रॉम डेस्टिनेशन टू सोर्स, विच इज़ फ्रॉम डेस्टिनेशन टू सोर्स। लेट सपोज अगर मैं ये कह रहा था ना, इसको मैं अगर मैं ये कहता हूँ कि देयर इज़ अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b, तो इसका इन्वर्स फंक्शन क्या होगा? इसका इन्वर्स फंक्शन ये हो जाएगा दिस इज़ अ फंक्शन फ्रॉम b टू a। ये इसका इन्वर्स फंक्शन हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर एक फंक्शन आपके सामने रखता हूँ दोबारा से। पहले तो हम इसको फंक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। ये तो इंटीजर्स वाला था ना एक। लेट सपोज कि ये इससे कनेक्टेड है और ये इससे कनेक्टेड है और ये भी इससे कनेक्टेड है और ये इससे कनेक्टेड है। चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैं थोड़ी सी चीज़ें मिटा रहा हूँ इसमें, ठीक है? काफ़ी सारी चीज़ें वरना हमें चेंज करनी पड़ेंगी। सो लेट्स सपोज दिस इज़ आवर फंक्शन। ठीक है जी। सो ये हमारा फंक्शन है। दिस इज़ फ्रॉम a टू b, a टू b, a टू b है ये फंक्शन। दिस इज़ योर a एंड
दिस इज योर p. दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b. अगर मैं कहता हूँ ना कि इसका इन्वर्स फाइंड करें, इन्वर्स फंक्शन क्या है, तो इन्वर्स फंक्शन विल बी फ्रॉम b टू a, यानी कि दैट फंक्शन विल बी लाइक दिस. एरो की डायरेक्शन चेंज करते हैं बस, ये इन्वर्स फंक्शन हो गया इसका. Here you go. Now this is a function from b to a. ठीक है, ये इसका इन्वर्स फंक्शन हो गया. अच्छा जी, लेट सपोज दोबारा इसको मैं अपनी असली हालत में लाता हूँ. अच्छा जी, अब ये बातें ज़रा गौर से समझने की हैं. 10 मिनट बाद हम दोबारा ज्वाइन करेंगे, याद रखिएगा. ये बातें ज़रा गौर से समझने की हैं. लेट सपोज के, अच्छा मुझे ये बताएं कि अब ये फंक्शन है या नहीं, मुझे सिर्फ ये बता दें ये फंक्शन है या नहीं. यस, क्योंकि आपकी सोर्स के तमाम एलिमेंट्स की कोई ना कोई इमेज एग्जिस्ट कर रही है. अच्छा, अब मैं इसका इन्वर्स फंक्शन निकालता हूँ आपके सामने. इन्वर्स फंक्शन में हमने क्या कहा, इन्वर्स फंक्शन का मतलब ये है कि नाउ दैट फंक्शन विल बी फ्रॉम b टू a, यानी कि जो चीज़ a टू b थी वो b टू a हो जाएगी. दिस वन, लाइक दिस, एंड लाइक दिस. अब ये क्या हो गया, अब ये फंक्शन हो गया फ्रॉम b टू a. ठीक है, अब ये फंक्शन हो गया फ्रॉम b टू a. इस बात से एग्री करते हैं सब? इन्वर्स फंक्शन हो गया ना, फंक्शन a टू b था पहले, अब मैंने उसको चेंज कर दिया, अब फंक्शन b टू a हो गया. इज दैट ओके? यहाँ तक बात समझ आ रही है? क्यों, क्या क्या हो गया इसमें, क्या समझ नहीं आया? रॉन्ग. शाहज़ैब जैन सही कह रहे हैं. ही इज सेइंग कि इट इज़ नॉट इवन अ फंक्शन नाउ. आपने इसका इन्वर्स तो कर दिया, लेकिन अभी एक फंक्शन नहीं रहा, क्योंकि ये फंक्शन अगर होता तो सोर्स की तमाम चीज़ों की कोई ना कोई इमेज होती. ठीक है, नासिर सईद कह रहे हैं ऑन टू फंक्शन है. नहीं, ये फंक्शन ही नहीं है. इस कंसेप्ट को समझे ना ज़रा. ये सिर्फ घुमाने के लिए एक क्वेश्चन मैंने किया था, जो कि तकरीबन सभी घूम गए, कि आप जब डेस्टिनेशन को सोर्स और सोर्स को डेस्टिनेशन चेंज कर देते हैं, यानी इन्वर्स कर देंगे, तो इसका मतलब है कि अब आपका फंक्शन अगर b टू a हो गया है तो प्रॉपर्टीज़ तो वही रहेंगी ना फंक्शन की. प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है कि फंक्शन की डेफिनेशन तो चेंज नहीं हो जाएगी. सही है, तो डेफिनेशन तो फंक्शन की वही है कि सोर्स के तमाम प्री इमेजेस की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए. तो यहाँ पर -7 की तो इमेज है ही नहीं. ठीक है, इसी तरह आप फंक्शन की ये डेफिनेशन भी है कि सोर्स की तमाम प्री इमेजेस की एक ही इमेज होनी चाहिए, एक से ज़्यादा इमेज नहीं हो सकती. तो अगर एक से ज़्यादा इमेजेस नहीं हो सकती तो फिर यहाँ पर 9 की 2 इमेजेस, -9 की 2 इमेजेस क्यों आ गई हैं? ये दो बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज़ वायलेट कर रहा है, इसलिए ये फंक्शन ही नहीं है. फंक्शन ये तब होता जब या अव्वल तो -7 की भी कोई ना कोई इमेज होती, बेशक वो -2 ही होती, कोई ना कोई इमेज होती, और किसी की भी एक से ज़्यादा इमेज नहीं होती, जो कि नहीं है. -9 की भी एक ही इमेज है, -7 की भी एक ही इमेज है, -15 की भी एक ही इमेज है. तो अब ये फंक्शन है. नाउ दिस इज़ अ फंक्शन फ्रॉम b टू a. अच्छा, फंक्शन फ्रॉम b टू a जो है, इसका मैं इन्वर्स लूँ तो क्या हो जाएगा फंक्शन? इफ़ दिस फंक्शन इज़ फ्रॉम b टू a विच वी आर सीइंग कि ओके दिस इज़ अ फंक्शन, इसमें तीनों की इमेज एग्जिस्ट कर रही है और तीनों की एक एक ही इमेज एग्जिस्ट कर रही है. तो अगर मैं इस फंक्शन को a टू b है, इसका इन्वर्स लेता हूँ तो क्या हो जाएगा? कौन सा फंक्शन हो जाएगा? कोई सा नहीं फंक्शन होगा. क्यों नहीं होगा कोई फंक्शन? क्योंकि अगर हम इसका इन्वर्स लेते हैं तो हम दोबारा उसी सिचुएशन पर आ जाएंगे. यानी कि अगर आप इन्वर्स लेंगे तो -2 की 2 इमेजेस हो जाएंगी, -7 और -9, और इसी तरह -3 की कोई इमेज नहीं रहेगी. ठीक है, दोनों साइडों से देखने की कोशिश करें, अपने दिमाग को थोड़ा सा जगाएं और दोनों एंगल को देखने की कोशिश करें.
इससे हमें एक बात समझ में आ जानी चाहिए, वो ये कि अगर आपने फंक्शन का इन्वर्स लेना है तो दोनों तरफ से फंक्शन होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं a टू b कहता हूँ फंक्शन है तो फंक्शन नहीं है, क्योंकि -3 की कोई इमेज है ही नहीं। b टू a है, b टू a तो है फिलहाल, लेकिन a टू b नहीं है। तो जब आप इन्वर्स लेंगे तो इट इज़ नेसेसरी कि आपका फंक्शन जो है वो इन्वर्टेबल हो, इन्वर्सेबल हो, इन्वर्टेबल हो। इन्वर्टेबल फंक्शन आपका कब होगा? जब आप उसको ऐसे देखेंगे। ये देखें, अब देखें, अब एक एक चीज़ एक एक से ही कनेक्टेड है। तो अब हम कह सकते हैं ये एक इन्वर्टेबल फंक्शन है, क्योंकि अब मैं अगर इसके एरोज़ को रिवर्स करता भी हूँ ना, तब भी फंक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। फंक्शन रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि फंक्शन रहे ही ना। नाउ दिस इज़ एन इन्वर्टेबल फंक्शन। इससे पहले ये इन्वर्टेबल नहीं था, क्योंकि अभी अगर मैं इसको इन्वर्स करता हूँ, एरोज़ की डायरेक्शन अगर चेंज करता हूँ, तो फिर ये फंक्शन नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि -3 की कोई इमेज ही नहीं रहेगी। फिर जब तक -3 को डोमेन में है तब तक तो ठीक है, अकेला पड़ा रहे। लेकिन अगर आप इसको रिवर्स कर देते हैं और ये डोमेन में आ जाता है, तो फिर इसकी कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए, जो कि नहीं है। तो एक चीज़ तो हमें ये जहन में ये समझ में आ रही है कि अब देखें, चीज़ मैंने थोड़ी सी चेंज कर दी है। एक चीज़ तो हमें ये समझ में आ गई कि ये इन्वर्टेबल होना चाहिए। अब भी मुझे देख के बताएं क्या ये फंक्शन इन्वर्टेबल है या नहीं। और देखने से हमें ये लगता है कि इन्वर्टेबल है। क्यों है इन्वर्टेबल? क्योंकि अगर आप इस एरोज़ की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो सबकी एक एक ही इमेज बनेगी, कोई फंक्शन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक इशू यहाँ पर ये आ जाएगा, यस, ये एक इशू ये आ जाएगा कि फिर -3 और 0 की इमेज क्या बनेगी? अभी तो को डोमेन में है, चले -3 और 0 की कोई इमेज ना भी हो तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आप इसका इन्वर्स कर देंगे तो फिर -3 की भी इमेज होनी चाहिए, 0 की भी इमेज होनी चाहिए, जो कि नहीं है। इसका मतलब है दिस फंक्शन इज़ नॉट स्टिल इन्वर्टेबल। तो इन्वर्टेबल होने के लिए दो प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए आपके फंक्शन के अंदर। अगर आपने फंक्शन को इन्वर्स करना है तो दो प्रॉपर्टीज़ लाजमी है। एक तो ये कि इंजेक्टिव हो, और दूसरा ये कि वो सर्जेक्टिव भी हो। ये फंक्शन इंजेक्टिव तो है लेकिन ये सर्जेक्टिव नहीं है, इस वजह से इसको इन्वर्स नहीं कह सकते हम, कर सकते हम। इसी तरह लेट सपोज कि ये सर्जेक्टिव होता, लेट सपोज कि ये सर्जेक्टिव होता से लाइक दिस। नाउ दिस इज सर्जेक्टिव। लेट सपोज कि ये सर्जेक्टिव है, तो क्या मैं इसको इन्वर्ट कर सकता हूँ? अब भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये इंजेक्टिव नहीं है। इसका मतलब है इन ऑर्डर टू इन्वर्ट अ फंक्शन, in order to get the inverse of a function, the function should be injective as well as surjective। और इस प्रॉपर्टी को कि आपका फंक्शन इंजेक्टिव भी हो और सर्जेक्टिव भी हो, उसको क्या कहा जाता है? बाइजेक्शन। तो अगर आपका फंक्शन बाइजेक्शन है तो फिर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन्वर्स को हम इस तरह शो करते हैं। सो अब इस बात को समझ लें, अगर लेट फंक्शन a इज़ फ्रॉम a टू b, लेट फंक्शन f फ्रॉम a टू b be a bijection, the inverse f function f is the function that assigns to an element b the unique element a such that f of a equals to b। so अगर आप ये कहते हैं कि f of a equals to b था, आपका एक्चुअली फंक्शन ये था कि a का किसी एलिमेंट को अगर मैं लेता हूँ तो उसकी इमेज b में एग्जिस्ट करेगी, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा? f of इन्वर्स अब b आपका सोर्स हो जाएगा और a आपकी इमेज हो जाएगी। तो आप ये कहेंगे कि अगर मैं b को पुट करता हूँ a के अंदर, फंक्शन के अंदर, तो वो a हो जाएगा। इन्वर्स फंक्शन कैसे निकाला जाता है ज़रा देखिएगा गौर से। ये वही सारी चीज़ें जो कि अभी हमने डिस्कस की हैं। इंग्लिश में भी एक दफ़ा आप जाकर पढ़ लेंगे अगर, तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। सो लाइक दिस, ये हम देख चुके हैं फंक्शन एंड इट्स इन्वर्स। फंक्शन होता है कि ए से बी हो, यानी कि समथिंग टू समथिंग हो, और इन्वर्स उसका हो जाएगा कि उस जिस तक था वो वहाँ से लेके अब डेस्टिनेशन तक आ जाए। अब इसको देखिएगा, लेट अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, लेट अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, यानी कि दोनों सिचुएशंस में रियल नंबर्स आएंगे। यहाँ पर भी रियल का फंक्शन है, सेट है, और यहाँ पे भी रियल का सेट है सारा का सारा। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x - 3, रिमेंबर ये वही है, वही का वही एग्जैक्टली फंक्शन है जिस पे भी हमने थोड़ी एग्जांपल थोड़ी देर पहले की थी। बट यहाँ पर इशू क्या है?
यहाँ पर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पर इंटीजर और इंटीजर नहीं है, रियल नंबर है। यानी कि 3 के बाद 4 आ रहा था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर 3 के बाद 3.5 भी है, 3.2 भी है, 3.67 भी है, इस तरह है सारी चीज़ें, तो रियल नंबर्स हैं। पाई भी है। तो इसका इन्वर्स फंक्शन क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दोबारा नोट पैड पे आता हूँ आपके पास। अगर आप ये कहते हैं दिस फंक्शन इज़ फ्रॉम आर टू आर, रियल नंबर से रियल नंबर है, तो एफ ऑफ -1 कंसिडर करेंगे, ये टॉप पे लिखा हुआ है मैंने इसके, ठीक है, नोट पैड में मैं यूज़ कर रहा हूँ तो इस वजह से थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं हमारे पास। दिस विल बी फ्रॉम आर टू आर, सही? हेलो, ठीक है जी। तो फंक्शन इज़ फ्रॉम आर टू आर, तो इसका इन्वर्स फंक्शन भी आर टू आर। अब ये आर ये वाला है, ये आर ये वाला है, बट वी नो कि इट इज़ द सेम, बस रेंज में फ़र्क आ जाएगा। व्हाट इज़ द फंक्शन? फंक्शन इज़ 2x - 3। द फंक्शन इज़ f इज़ 2x - 3, विच मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होगा कि फॉर एवरी f ऑफ x द रिजल्ट इज़ 2 × x - 3। ये हमें पता है, ये ऐसे फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मैं इसका इन्वर्स लेता हूँ, इन्वर्स का मतलब ये है कि मैं अगर इसको इन्वर्स कर देता हूँ, तो इसका मतलब है कि नाउ दैट शुड नॉट बी 2x - 3, इट शुड बी समथिंग एल्स। यानी कि मैं इसको ये कह रहा हूँ कि अगर आप इसका इन्वर्स लेते हैं, f -1 ऑफ x नहीं होगा अब, क्योंकि हमने ये देखा कि अब डेस्टिनेशन और सोर्स चेंज हो जाएगी, तो इट शुड बी 2x - 3 की इमेज क्या हो जाएगी? x। हम ये कह रहे थे कि x की इमेज क्या होगी? 2x - 3। तो फिर x, अगर मैं इसका इन्वर्स लेता हूँ तो इन्वर्स में 2x - 3 की इमेज अब हो जाएगी x, ये प्री इमेज हो जाएगा और ये x हो जाएगी। बट यहाँ पर 2x - 3 तो नहीं रखेंगे ना। जब भी हम इन्वर्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हम प्री इमेज को एक नंबर लेते हैं या कोई भी एक इनपुट लेते हैं और उसके थ्रू उसकी इमेज कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम ये चाह रहे हों कि एक इमेज है और उसकी हम प्री इमेज ढूंढना चाह रहे हैं, जैसा कि हम यहाँ कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं इमेज है 2x - 3, इसकी प्री इमेज अगर मुझे ढूंढनी है तो आई विल से लेट सपोज y इक्वल टू 2x - 3। लेट सपोज y इक्वल्स टू 2x - 3, यानी कि इस चीज़ को मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि f ऑफ x इक्वल्स टू y, f ऑफ x इक्वल टू y। तो इसका मतलब है कि f इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू x, ठीक है। f इनवर्स ऑफ 2x - 3 इक्वल्स टू x, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में f ऑफ y इक्वल्स टू x। अब देखिएगा यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ कि फॉर एवरी y 2x - 3, y इक्वल्स टू 2x - 3, मैं अगर ये कहता हूँ कि मैं इसको सॉल्व करता हूँ फॉर x, so it becomes 2x - 3 equals to y. Then I will say 2x equals to y minus 3, sorry, plus 3. Simple algebra. Then x will be equal to what? y plus 3, जो कि ऑलरेडी है यहाँ पे, divided by 2. x will be equal to this. इसका मतलब ये है कि अगर आप f ऑफ y निकालते हैं, विच इज़ f ऑफ इनवर्स ऑफ y, सिंपली f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू x है, तो सिंपली यू आर सेइंग दैट f इनवर्स ऑफ y इज़ इक्वल टू, मैं x की वैल्यू अब यहाँ पे पुट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फंक्शन ऑफ y डिफाइन करना है। रिमेंबर कि जब हम फंक्शन ऑफ x डिफाइन करते हैं तो वो सिर्फ x का वेरिएबल यूज़ करता है। जब हम फंक्शन ऑफ x डिफाइन करते हैं तो वो सिर्फ x का वेरिएबल यूज़ करता है। दिस इज़ इक्वल टू 2x - 3। बट अगर मैं ये कह रहा हूँ फंक्शन ऑफ y है, तो फिर इसने x को यूज़ नहीं करना है, इसको मुझे y के टर्म्स में लिखना है। x y के टर्म्स में क्या आ रहा है? y + 3/2। सो हमने किया ये कि अगर आप ये कहते हैं कि आपका फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू 2x + 3, तो आपका फंक्शन इन्वर्स होके क्या हो जाएगा? फंक्शन ऑफ 2x - 3 इक्वल्स टू x। लेकिन चूंकि हम
इमेज को कैलकुलेट करके उसकी प्री इमेज नहीं निकालते, बल्कि प्री इमेज को देखते हुए उसकी इमेज निकालते हैं। तो हमने इसको जब सॉल्व किया तो वी गॉट के द फंक्शन वुड नॉट बी एफ इनवर्स ऑफ 2x माइनस 3 इक्वल्स टू x, बल्कि द फंक्शन वुड बी एफ इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू y प्लस 3 अपॉन 2। दिस इज इट। इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो अगर आप ये कहते हैं कि आपका फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू 2x प्लस 3 है, तो इसका मतलब है कि आपका फंक्शन इन्वर्स होके फंक्शन ऑफ y बनेगा और इट विल बी y प्लस 3 अपॉन 2। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये कहता हूँ कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 है, लेट सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं। द एग्जाम्पल इज लेट सपोज x इक्वल टू 3, तो इमेज क्या हो जाएगी? अगर हमारा x 3 है, 3 की इमेज क्या आ जाएगी? बताएं कैलकुलेट करके। कम ऑन गाइस, स्पीक अप। अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट भी मुझे भेज दें सर काइंडली, जल्दी से। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 है, तो एफ ऑफ 3 क्या होगा? एफ ऑफ 3 क्या हो जाएगा भाई, ये बता दें क्या होगा? 9। गुड, इट विल बी 9 बिकॉज 2 इंटू 3 विल बी 6 एंड देन प्लस 3 विल बी 9। अच्छा, ये प्लस 3 था माइनस 3 था? माइनस था, हम प्लस पे सॉल्व कर गए इसको। तो हम ज़रा सा इसको चेंज कर लें, 1 मिनट। ये माइनस था, हम बीच में गलती कर गए, बल्कि यहीं पर सिर्फ गलती की है हमने लिखने में। इट इज़ -3 एक्चुअली। ठीक है, सो इट्स गोइंग टू बी -3। तो एफ ऑफ 3 क्या हो जाएगा? आई थिंक इसी चीज़ में कन्फ्यूज़ हो रहे थे। एफ ऑफ 3 क्या हो जाएगा अब यहाँ पे? 3 हो जाएगा, यस। तो इट विल बी 3। एग्जाम्पल मैंने थोड़ी सी स्पेसिफिक उठा ली, 3 की इमेज 3 आ रही है। लेट्स सपोज 6 की उठाते हैं। व्हाट विल बी द इमेज ऑफ 6 अकॉर्डिंग टू आवर फंक्शन एफ, नॉट एफ इनवर्स बट एफ। फॉर 6 इट विल बी 2 6 आर 12 माइनस 3 विल बी 9। ठीक है, दिस विल बी 9। इसी तरह अगर मैं इन्वर्स फंक्शन की बात करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि एफ इनवर्स ऑफ, अच्छा अब हम 6 का नहीं निकालेंगे क्योंकि 6 प्री इमेज थी, इट्स नॉट नेसेसरीली बी एन इमेज। एफ इनवर्स ऑफ 9 में निकालता हूँ तो क्या निकलेगा अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन? एफ इनवर्स ऑफ y इज y प्लस 3 अपॉन 2, तो एफ इनवर्स ऑफ 9 कितना निकलेगा? 6। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। वी मूव फ्रॉम प्री इमेज टू इमेज, and then in the inverse function we move from image to pre-image. This is your image actually. 2x minus 3 is y. Here y equal to 2x minus 3. तो इसके थ्रू हमने कहा कि अगर y equal to 2x minus 3 है तो फिर 2x minus 3 की इमेज जो है वो y plus 3 upon 2 होगी, यानी कि 2x minus 3 plus 3 divided by 2। ठीक है, दिस विल बी y। तो हमने क्योंकि y के टर्म्स में बताना है तो f inverse is of y। This is how you calculate an inverse of a function. There are multiple examples given of that as well. ये भी आप लोगों ने खुद देखनी है। कुछ एग्जाम्पल, कुछ फंक्शंस हैं जिनके ऊपर हम बात करते हैं अभी। एब्सोलूट वैल्यू के फंक्शन के ऊपर बात करते हैं। द फंक्शन ऑफ एब्सोलूट वैल्यू। एब्सोलूट वैल्यू का फंक्शन बेसिकली ये कह रहा होता है कि आपको आसानी से समझा देता हूँ। अगर मैं ये कहता हूँ कि 35 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 35। एब्सोलूट को हम शो करते हैं बार्स में, मॉड ऑफ 35 इज़ 35 और मॉड ऑफ -35 इज़ ऑल्सो 35। ये बात ज़रा याद रखें, ये है एब्सोलूट का फंक्शन। अगर आप एब्सोलूट वैल्यू निकालते हैं किसी भी वैल्यू की, किसी भी एफ ऑफ, या जिसको कह लें एब्सोलूट ऑफ, इसका नाम एफ ऑफ एक्स है ना फंक्शन को, इस फंक्शन का नाम बेसिकली है एब्सोलूट ऑफ एक्स। तो एब्सोलूट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? एब्सोलूट ऑफ 35 विल बी 35। ये एब्सोलूट फंक्शन की डेफिनेशन है, मैथमेटिक्स में काम आता है ये काफ़ी। इसी तरह एब्सोलूट ऑफ -35 विल ऑल्सो बी 35। तो ये बेसिकली एब्सोलूट फंक्शन का काम होता है। और ABS x लिखने के बजाय, ABS 35 लिखने के बजाय इसको मॉड 35 या मॉड -35 लिखा जाता है। एक बात पे ज़रा गौर करें कि इट्स नॉट जस्ट अ पॉजिटिव वैल्यू, इट्स द एब्सोलूट वैल्यू।
इट्स नॉट अ पॉजिटिव वैल्यू, इट्स एन एब्सोल्यूट वैल्यू। फ़र्क क्या है? आमतौर पे आपको एग्जांपल बताता हूँ। जो हम काउंटिंग में यूज़ करते हैं ना हमेशा, वो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ कि ये 24 लिखा हुआ है, मैं 24 कदम चला, 24 स्टेप्स चला मैं। अगर मैं लिखता हूँ मैं -24 स्टेप्स चला, तो आप मुझे बताएं कितने स्टेप्स चला मैं? अगर मैं लिखता हूँ 24 स्टेप्स चला, तो मैं लिखता हूँ 24। अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि मैं -24 स्टेप्स चला हूँ, व्हाट डज दिस मीन एक्चुअली? मैं कितने स्टेप्स चला? अगर मैं -24 स्टेप्स चला हूँ, तो मैं कितने स्टेप्स चला हूँ? Come on, this should not be that hard. Yes, exactly. अच्छा, अब 24 के बाद मैं -24 नहीं चला हूँ, मैं सिर्फ 24 की बात कर रहा था। कुछ कह रहे हैं 0, तो 24 चलने के बाद -24 अगर मैं चला हूँ तो बेसिकली मैं 48 स्टेप्स चला हूँ, ठीक है, बट वो एक अलग बात है। बट अगर मैं सिंपल ये कहता हूँ -24 स्टेप्स चला हूँ, तो वी नो कि मैं अब भी 24 स्टेप्स की एनर्जी ही लगी है मुझे, लेकिन वो दूसरी डायरेक्शन में लगी है। या तो मैं उल्टा चला हूँ या मैं दूसरी डायरेक्शन में चला हूँ, ठीक है। सो अब भी मैं 24 स्टेप्स से चला हूँ। इसका मतलब है कि द एब्सोल्यूट वैल्यू इन योर 24 स्टेप्स हेयर इज़ 24 एज वेल, और यहाँ पर भी आपके स्टेप्स की वैल्यू 24 ही है। अगर मैं कहता हूँ मैंने से 12 वर्ड्स लिखे हैं, 12 वर्ड्स लिख रहा हूँ मैं, 12 वर्ड्स लिखे हैं, और अगर मैं कहता हूँ मैंने -12 वर्ड्स लिखे हैं, अब भी मैंने 12 वर्ड्स ही लिखे हैं, लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में। या तो उल्टे लिखे हैं, या फिर हो सकता है रेजर से लिखे हों। अगर मैं रेजर से लिख रहा हूँ, इसका मतलब मैं मिटा रहा हूँ। मिटाने का मतलब यही होता है कि आप एंटाई लिख रहे हैं, माइनस लिख रहे हैं। तो अगर आप 12 लफ्ज़ मिटा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने -12 लफ्ज़ लिखे हैं, ठीक है। सो एब्सोल्यूट वैल्यू इज स्टिल 12, आपने काम 12 ही किया है। अब वो किस डायरेक्शन में किया है, ये आपको प्लस माइनस बताता है। एब्सोल्यूट फंक्शन का काम ये होता है कि वो आपको एब्सोल्यूट वैल्यू बताता है, इस चीज़ पे नहीं जाता कि वो आपने एक्चुअली किए हैं या नेगेटिव वे में किए हैं या क्या किया है, उस पर नहीं जाता कि भाई सवाल कितने का है। आप सवाल 10 लाख का है, अब 10 लाख आते हैं या जाते हैं वो बात की बात है, लेकिन सवाल 10 लाख का है, बात यहाँ पर आ रही है। आप अगर सही जवाब देंगे तो 10 लाख आ जाएंगे, नहीं देंगे तो मे बी 10 लाख चले जाएं, अगर इस तरह का कोई गेम है तो। लेकिन एक्चुअली सवाल एब्सोल्यूट वैल्यू का है, डायरेक्शन की बात बहुत बाद में आती है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का फंक्शन ये करता है। इसी तरह एक फंक्शन होता है फ्लोर का। फ्लोर का फंक्शन हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स के ऊपर काम करता है। इसको कहना बड़ा मुश्किल है, बट समझना थोड़ा सा आसान है। अगर मैं कहता हूँ इसकी फ्लोर निकालें, फ्लोर फंक्शन, फ्लोर ऑफ 45.5 इज इक्वल टू 45, फ्लोर ऑफ से 45.9 इज स्टिल इक्वल टू 45, फ्लोर ऑफ 3.1 इक्वल्स टू 3। ठीक है, समझ में आ गया फ्लोर फंक्शन क्या करता है। इसी तरह सीलिंग फंक्शन भी होता है। सीलिंग ऑफ 7.6 इज इक्वल टू 8, सीलिंग ऑफ 7.01 इज इक्वल टू 8, सीलिंग ऑफ 98.7 इक्वल टू 99। फॉलो कर रहे हैं? दिस इज हाउ सीलिंग एंड फ्लोर फंक्शंस वर्क। अच्छा, अब डेफिनेशन सुनिएगा फ्लोर फंक्शन की क्या है। फ्लोर फंक्शन जनरेट्स, अगर मैं कहता हूं फ्लोर ऑफ एक्स, फ्लोर ऑफ एक्स क्या होगा? फ्लोर ऑफ एक्स विल बी yes, floor of x will be the greatest integer that is less than or equal to x. What can be the greatest integer that is less than or equal to 45.5? सबसे बड़ा ऐसा इंटीजर मुझे बताएं जो कि 45.5 से या तो लेस हो या बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 30 इज लेस देन और इक्वल टू 45.5, यस, बट क्या ये सबसे बड़ा नंबर है जो कि आप लेस देन और इक्वल टू 45.5 ला सकते हैं? नहीं,
31 एक और नंबर है जो कि उससे भी बड़ा है, एंड इट इज़ स्टिल लेस देन और इक्वल टू 45.5। इस तरह कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो कि लेस देन और इक्वल टू 45.5 हो? दैट इज़ 45। 45 से बड़ा ऐसा कोई इंटीजर नहीं है जो कि लेस देन और इक्वल टू 45.5। ठीक है, ये डेफिनेशन है फ्लोर के फंक्शन की। सीलिंग के फंक्शन की डेफिनेशन सुनिएगा आप। सीलिंग के फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि क्या कहते हैं उसको, स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट यू कैन फाइंड which is greater than or equal to x. For example 7.6 है, what is the smallest integer you can find which is greater than or equal to 7.6? For example 7.6 से बड़ा क्या है? 100 है। 100 is greater than or equal to 7.6, but is it the smallest value you can find? No, you can still find 80. 80 is still greater than or equal to 7.6, but it is still not the least amount. So 8 is the number which is the smallest integer which is greater than or equal to 7.6, which is 8. This is the definition of floor and ceiling function. ठीक है, so this is your absolute value, this is your floor and ceiling function. Floor function is represented by this mod sign, but still it gets floor function जब हम represent करते हैं तो it has for example this is like a square bracket, but सिर्फ नीचे वाली बार है, ऊपर वाली नहीं है। सो इस साइन में अगर आप x शो कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड फ्लोर ऑफ x, दिस इज सीलिंग ऑफ x। इट्स वैल्यू इज द लार्जेस्ट इंटीजर दैट इज लेस देन और इक्वल टू x, इट्स वैल्यू इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। और इसको ग्राफ में हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फ्लोर की अगर हम बात करते हैं तो फ्लोर का मतलब ये होता है यू आर मूविंग टूवर्ड्स द लीस्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट दैट इज लीस्ट, इससे छोटा हो, असल नंबर से छोटा। फॉर एग्जाम्पल दिस नंबर इज 1.9, सो 1.9 से आप छोटे की तरफ आएंगे जो इंटीजर आपको मिले, दैट इज़ 1। ठीक है, सो यहाँ पर भी फॉर एग्जांपल दिस इज 3.9, तो 3.9 से आप ऐसे नंबर की तरफ आएंगे जो कि सबसे बड़ा हो लेकिन इससे छोटा। तो सबसे बड़ा 3 है वो नंबर जो कि सबसे बड़ा है लेकिन 3.9 से छोटा है। इसी तरह सीलिंग फंक्शन को देखें तो वो आगे की तरफ मूव कर रहा होता है, पॉजिटिविटी की तरफ जाता है, बड़े वैल्यू की तरफ जाता है, छोटे वैल्यू की तरफ नहीं आता। Then there is a factorial function, and factorial function, you know all about it. Factorial function is the product, पाई की साइन यूज़ होती है प्रोडक्ट के लिए, n factorial, this is simple for factorial, n factorial is equal to the product of all numbers starting from 1 to n. अगर आप कहते हैं 5 factorial तो प्रोडक्ट लें 1 से स्टार्ट करके 5 तक का, यानी 1 into 2 into 3 into 4 into 5। अगर आप कहते हैं n फैक्टोरियल का मतलब है 7 फैक्टोरियल, तो 1 से स्टार्ट करके 7 तक मल्टीप्लाई करें, 1 2 3 4 5 6 7 सबको मल्टीप्लाई करें। दिस इज शोन एज अ प्रोडक्ट साइन। जिस तरह एप्सिलॉन को हम शो करते हैं, सॉरी एप्सिलॉन को नहीं, समेशन की साइन होती है एक सिग्मा, इसी तरह ये पाई साइन यूज़ होती है इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट प्रोडक्ट। फैक्टोरियल का एक फंक्शन है। इसी तरह फैक्टोरियल को फाइंड करने के लिए एक फार्मूला भी एग्जिस्ट करता है। नो, इट्स नॉट जस्ट लाइक कि आप मल्टीप्लाई करते जाएं। दिस इज़ द फार्मूला। इफ़ यू वांट टू फाइंड इट आउट लाइक अ फार्मूला तो यू कैन डू इट। दिस फार्मूला इज़ यूजिंग 2 ऑफ द मोस्ट नॉन कॉन्स्टेंट्स, पाई एंड ई। पाई की वैल्यू वी ऑल नो, ई की वैल्यू भी वी ऑल नो, एंड √2 इज़ काइंड ऑफ एन इरेशनल नंबर। ये एक नंबर है, इन सबको आप कैलकुलेट करें। n कैन बी 5, कैन बी 7, जिसका आपने फैक्टोरियल लेना है ये 3 जगह आएगा। आपको उसको पावर में भी रखना पड़ेगा, बेस में भी रखना पड़ेगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। देन यू कैन कैलकुलेट n फैक्टोरियल विदाउट इवन मल्टीप्लाइंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन अप टू n। ठीक है, इसके अलावा भी और बहुत सारे फंक्शंस हैं। आई वुड रेकमेंड यू द बुक जो कि हमने ऑलरेडी रेकमेंड की हुई है, उसके अंदर जाएँ, देखें कौन कौन से फंक्शंस हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हम डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमें उनको पता नहीं होता कि एक्चुअली उनकी डेफिनेशन इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या है, और उनके लिए भी कोई ना कोई एक फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। सो दिस इज़ जस्ट द फंक्शंस जो कि हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे रिलेशंस को, विच आर स्टिल पार्ट ऑफ फंक्शन के काफ़ी कंसेप्ट उसमें यूज़ होंगे। सो नेक्स्ट क्लास हम रखते हैं रिलेशंस के ऊपर। अ कपल ऑफ अनाउंसमेंट्स, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि नेक्स्ट क्लास में आपका क्विज़ हो, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, डिस्क्रीट में भी और मे बी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी। सो मे बी हमारे क्विज़ हो नेक्स्ट क्लास में, मे बी ना हो। अगर नहीं होते तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में रखेंगे, यानी नेक्स्ट से नेक्स्ट के अंदर।
एंड देयर इज़ ऑल्सो अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि हम ये जो थर्सडे वाली नेक्स्ट वीक की क्लास है उसको मूव कर दें या फिर वेडनेसडे में या मंडे में. सो स्टे कनेक्टेड विद योर क्लासमेट्स एंड विद द ईमेल एज वेल, क्योंकि मे बी हम नेक्स्ट थर्सडे की जो क्लास है वो मूव कर दें वेडनेसडे या मंडे तक फॉर द नेक्स्ट वीक. सो दैट्स अबाउट इट फ्रॉम टुडेज़ क्लास. यस जैद, आपकी ईमेल मुझे मौसूल हो गई है, मैं उस पर देखूँगा. अभी मैंने काम किया नहीं है. अभी जब तक आपके क्विज़ स्टार्ट नहीं हो जाता उससे पहले यू हैव दी ऑप्शन, तो मैं कर दूंगा उससे पहले पहले. ऑब्वियसली आपका क्विज़ मिस नहीं होगा इस वजह से. तो CMS के ऊपर अगर आप रजिस्टर हो गए तो आई विल कन्फर्म यू एंड देन आई विल एनरोल यू ऑन LMS. सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन. सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह. अच्छा सॉरी, जैद का एक और मैसेज आ गया. अच्छा देखें जैद, फिर तो हम नहीं कर सकते ना. इफ़ दे आर प्रोसेसिंग तो आप उनको कहें कि आप प्रोसेस करें जल्दी, क्योंकि अब सिर्फ 3 से 4 दिन रह गए. 3 से 4 दिन बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है. ये काम अव्वल तो हो जाना चाहिए था पिछले 10 वीक्स के अंदर ही, लेकिन अब भी नहीं हुआ है. तो एग्ज़ाम वालों को कहें कि फिर मेरा नेक्स्ट क्विज़ मिस हो जाएगा और फिर उस क्विज़ के लिए फिर आप जो है वो टीचर से बात करवाएं खुद ही. एग्ज़ाम वालों को कहें फिर मुझसे बात करें, क्योंकि मैं आपका क्विज़ नहीं लूँगा अगर आप CMS पे रजिस्टर्ड नहीं है तो LMS के ऊपर. ठीक है. सो थैंक यू वेरी मच. सी यू इन नेक्स्ट वीक.